हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के हम छठे पार्ट में हैं। चैप्टर फर्स्ट है और क्लास 12 के 2023 और 24 न्यू सिलेबस के हिसाब से ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आप सभी लोगों के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और हम देखने की ये कोशिश करेंगे कि जो भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर चीज़ें बनती थी, मतलब आप कह सकते हैं ज्वेलरी बन रही है, मटके बन रहे हैं, उसके बाद बहुत टाइप के क्या कहते हैं मूर्तियाँ बन रही है, या ईंटों का निर्माण हो रहा है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलती है। तो इस बार हमारा जो टॉपिक है ना वो स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, मतलब अगर हड़प्पा वासी जो भी मटेरियल बनाते थे, ये सारे के सारे मटेरियल उन्हें मिलते कहाँ से थे। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो क्या दिल्ली के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है जो आप पहन रहे हैं या आप यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बाहर से ही हमें देखने को मिलती है। ये तो आप 200% फैक्ट मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन आप ये चीज़ भी नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी जो भी वस्तुएं बनाई जाती होगी उसका इस्तेमाल या तो उनके आसपास के इलाकों से वो लोग लाते होंगे सामान, या बहुत दूर दराज की जगहें जो होती थी वहाँ से सामान को लाते होंगे। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग। यानी कि हमें ये जानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या इतने समृद्ध, इतने एक्टिव थे कि वो सामान को बाहर से भी लेके आते होंगे। तो उसका सही आंसर है यस, ऐसा होता था। हमें वेरियस तरीके मिलते हैं जहाँ पे हमने ये देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो सामान को बाहर और दूर दराज और आसपास के प्लेसेस से भी लाते थे। एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ इस्टेब्लिश सेटलमेंट्स ढूंढे, जैसे कि नागेश्वर, बालाकोट और शौतुगाई। ये मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से इसको मेंशन कर दिया है ताकि बच्चों को इस चीज़ को समझने में आसानी हो सके। याद रखें, आसानी होना ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें काफ़ी बारीकी समझ में आती रहे। अब दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि जब ये चीज़ें यहाँ से लाई जाती होगी, तो हमने वीडियो लेक्चर सीरीज़ के पिछले पार्ट में ये समझा था कि इन मटेरियल को कहीं ना किसी ऐसी जगह पे लाया जाता होगा जहाँ पे इनको या तो बनाने के लिए या उसके बीच में से अनवांटेड चीज़ों को निकालने के लिए उस प्लेस पे भेजा जाता होगा। देन वहाँ पे वो मटेरियल तैयार होता होगा और उसके बाद वो फाइनली सेल आउट होने के लिए या बेचने के लिए जाता होगा। तो दोस्तों, हमें ये पता चला कि जो भी स्ट्रैटेजी होती थी किसी भी सामान को लाने ले जाने के लिए, तो सबसे पहले तो वो अलग अलग जगहों से मटेरियल को उठा लिया करते थे। और उसके बाद जैसे अगर कॉपर का काम हो रहा है तो राजस्थान के अंदर, गोल्ड का काम हो रहा है तो साउथ इंडिया के अंदर, ये इन चीज़ों को भेज दिया करते थे। याद रखना, ताकि सामान काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे एनसीईआरटी हमें नागेश्वर बालाकोट के बारे में बताती है जहाँ पे हमें शेल ऑब्जेक्ट मिले। शोतोगई अफगानिस्तान के अंदर हमें लैपीज एंड लूज लजूली, लैपिस लजूली एक ब्लू कलर का पत्थर होता है। पढ़ने में भी इतनी मुश्किलात हो रही है मुझे, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। लोथल में कार्नेनियल और सेटाटाइट के पत्थर मिले। राजस्थान गुजरात में कुछ हमें मेटल के एक्सट्रैक्शंस मिले। कहने का मतलब कुछ ऐसे मेटल जो बाहर से मंगाए जाते होंगे और राजस्थान के अंदर फिर उनको साफ वाफ करके रखा जाता होगा। साउथ इंडिया के अंदर हमारा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा बहुत होगा तो इसलिए वहाँ से थोड़ा गोल्ड वोल्ड भी आ जाता होगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ से हमने देखा कि इंडिया के आसपास के प्लेसेस पे ये किस तरीके से मटेरियल को लाते होंगे और उनका इस्तेमाल फिर ये रियल लाइफ में करते होंगे। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपने समझना है, ज़्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं। लेकिन हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात बताए क्या है? हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात सबसे ज़्यादा ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, हड़प्पा वासी के लोग, ट्रेड जो था वो दूसरी दुनिया के लोगों के साथ भी करते थे। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमें क्या मिला? जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमें शेल मिले, यानी कि मोहरें मिली, हमें वेट मिले, हमें डाइज मिले और हमें बहुत सारे मालाएं मिली, बीड्स मिली, जिससे हमें ये समझ में आया कि ये ऑब्जेक्ट तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास होता ही नहीं था। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें दूर दराज के देशों के साथ देखने को मिला, जिससे हम 200% श्योर हो गए कि ये लोग कहीं ना कहीं
बाहर के दुनिया के लोगों के साथ ट्रेड किया करते थे। तो क्लास 11th में अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी हम लोगों से, तो उसमें भी आपने इस चीज़ को काफ़ी बारीकी से समझा होगा कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के सिविलाइजेशन के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो यानी कि हमें कुछ मोहरे और कुछ ऐसे डाइस, कुछ ऐसे हमें चित्र में दिखा भी रखा है, कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास नहीं देखने को मिलती थी, और वो चीज़ ज़्यादातर ये लोग बाहर प्लेसेस पे लाते थे। अगेन ये सारी वो जगहें हैं जहाँ से हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिली थी। तो अगर मनकों की बात करें तो हमें गुजरात में ये प्रूफ मिला है, हरियाणा में ये प्रूफ मिला है, जो बाहर के प्लेसेस से भी मिले होंगे शायद से। शतरंज का खेल हमें गुजरात में मिला है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाहर के लोगों के साथ अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसका जीता जागता प्रूफ था। इसका एक और एग्जांपल एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी तरीके से इसे श्योर कर देती है, वो है ओमान के अंदर ओमानी कॉपर। यानी कि हड़प्पा के अंदर हमें कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट मिले, जैसे ये वाले हड़प्पा के अंदर हमें कुछ ऐसे जार देखने को मिले जिस पे कहीं ना कहीं इस जार पर जो कोटेड हो रखा है, थिन लेयर, ब्लैक कलर की थिन लेयर जो हो रखी है, इन जार के ऊपर जो हो रखा है, ये जार हमें ज़्यादातर ओमान में देखने को मिलता है, और ये वो प्लेस है। मतलब हो ये सकता है कि अगर हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ से पानी के नाव के थ्रू अगर आए होंगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ की जार जो है, या यहाँ पे जो कोटेड जो जार है जो यहाँ पे ओमान में मिलती होगी, वो उठा के हड़प्पा वासी अपने पास लेके चले गए होंगे। क्योंकि कॉपर का इस्तेमाल तो ये लोग करते ही करते थे, लेकिन कॉपर के ऊपर ये जो मिट्टी लग रही है, जो कोटेड होती है, जो ज़्यादा गर्म होने के बाद जो छूटती नहीं है, उसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ के लिए किया जा सकता है। खाना पकाने के लिए किया जा सकता है, चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है। तो इसका प्रूफ हड़प्पा वासी ये बताते हैं कि ओमान का जो जार है, जो कॉपर का जार है जिस पर कॉटेड लेयर ब्लैक क्ले चढ़ी हुई है, वो सिर्फ ओमान में ही मिलती थी, और वो हड़प्पा के अंदर भी देखने को मिली। तो इसका मतलब जीता जागता एग्जाम्पल ये हुआ कि ये बाहर के लोगों के साथ ट्रेड किया करते थे। और उसके साथ साथ हमें मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया है क्योंकि हमने इनके टैक्सेस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, इनकी लिखी हुई जो लिपि है हमने उसको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। उसमें हमने ये चीज़ मेंशन कराते हुए देखा है कि वो कहीं ना कहीं हड़प्पा वासी को मेहुला नाम से पुकारा करते थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने दिलमुन, आज का बहरीन जो है, उनके साथ भी रिलेशन होते हुए देखा है। और दूसरा जो आज का ओमान है उसे उस समय ये मगन मगन करके नाम है, ये बुलाया करते थे। तो ये थोड़ा सा एक और हमें ये प्रूफ करा देता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बाहर से सामान को लाते होंगे और उससे बिजनेस भी करते होंगे, और सामान को लाना ले जाना काफ़ी आसान होता होगा। कुछ भी बिजनेस के नियम भी होते होंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किया करते थे। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, ज़्यादा आपने जानना नहीं है, आपने महारत हासिल करनी नहीं है। यूपीएससी के बारे में जब इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो और डीपली पढ़िएगा और मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा मैंने इसको मैप में दर्शाने की कोशिश करी है। अच्छा, यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला है कि दे मेंशन द प्रोडक्ट फ्रॉम मेहुला, कार्नेलियन, लेपीज, लजूली, कॉपर, गोल्ड एंड वेरियस ऑफ वुड। यानी कि मेहुला के जो लोग थे वो बाहर की प्लेसेस पे अलग अलग किस्म की चीज़ों को लाया करते थे, और इवन मेसोपोटामिया की क्ले टैबलेट्स के ऊपर ये हमें प्रूफ देखने को मिला है कि वो मेहुला के लोगों को कहीं ना कहीं नाविकों की ज़मीन बोला करते थे। नाविक लोग वो जो नाव चला के दूसरी प्लेस पे आया करते थे। और इवन हमें वैसे भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत सारी मोहरें मिली थी जिनमें हमें नाव बना हुआ दिखाई दिया। तो इससे श्योर होता है कि एनसीईआरटी आपको समझा रही है कि ये लोग बाहर से भी ट्रेड किया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है सील एंड सीलिंग, यानी कि मोहर और मुद्रण। इसका इस्तेमाल क्या है? देखो, मोहरों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता था। जैसे कि नंबर 1, कोई लोअर टाउन का बंदा है, अपर टाउन में जाना चाहता था तो ये पास का काम किया करती थी। नंबर 2, सामान दूर दराज अगर जाना है तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए मोहरों का इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे
ये कहीं ना कहीं अगर सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लाते होंगे तो उसका तरीका यही होता था कि ये जिस सामान को दूसरी प्लेस पे भेज रहे हैं उसके बैग के ऊपर एक क्ले को पूरी तरीके से चिपकाने के बाद उस पर मोहर मार दिया करते थे, जैसे आज हम लोग करते हैं। अमेज़ॉन से अगर कुछ भी सामान आता है तो फिर आप देखते हैं कि उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं प्रूफ के रूप में, उसमें कोडेड नंबर होता है, ओटीपी नंबर होता है, जब दूसरे बंदे के पास जाता है तो वेरीफाई हो जाता है। तो ये तरीका जो आज अमेज़ॉन कर रहा है वो कई हज़ारों साल पहले हड़प्पा वासी कर चुके थे, क्योंकि अमेज़ॉन भी सेम ऐसी ही चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं, आजकल तो चलो स्कैनर होता है तो प्रूफ पता चल जाता है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे जब लॉन्ग डिस्टेंस पे सामान को भेजा जाता था तो अलग अलग मोहरों का इस्तेमाल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता था। और अगर जो मिट्टी की क्ले किसी बोरी के बैग के ऊपर कवर करके चिपका के फिर जब उस पर स्टंप मारी गई है तो सिर्फ ये वही बंदा खोल सकता था जिसका ये सामान होता था। सेम वैसा ही जैसे आज आप लोग अमेज़ॉन का जो भी बुकिंग जिसने कर रखी है, आप उसके ओटीपी या उसकी परमिशन के बिना उस सामान को नहीं खोल सकते हैं। तो इसीलिए मोहरों का इस्तेमाल हमारा जो था उस टाइम पीरियड पे, जिस बंदे ने इस चीज़ को भेजा है, जिस सेंडर ने इस चीज़ को भेजा है, उसकी आइडेंटिफाई को क्लियर करने के लिए मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो अलग अलग टाइप की मोहरें हैं, आप देख सकते हो 150 मोहरें, 300 मोहरें हमें अलग अलग जगहों पे मिली हैं। तो इसीलिए हड़प्पावासी के लोग ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड पे लिखना जानते थे, क्योंकि हमें कई मोहरों के ऊपर लिखी हुई प्रूफ मिली है। तो जनरली आज तक तो हम लोग इसको नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि ये मैसेज सही से कन्वे नहीं करा पा रही है, तो हम नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्टली कहना क्या चाहते थे। लेकिन ये भाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मोहरों पे ज़्यादातर जानवरों के निशान हमें देखने को मिलते थे। जानवरों के निशान के साथ ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता था और नीचे कुछ ना कुछ लिखा होता था। क्योंकि ये अभी तक भाषा नहीं पढ़ी गई है तो इस भाषा को हम अनडेसिफाइड बोल सकते हैं। ये भाषा अभी तक पढ़ी नहीं गई, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आया था इसके बारे में, तो इतना आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बेसिकली सील जो है वो मैसेज कन्वे करवाती थी किसने इसको भेजा है। जैसे कि मान लीजिए कि अमेज़ॉन ने अगर भेजा है तो अमेज़ॉन के लोग ये प्रूफ कराते हैं कि इस डिपार्टमेंट से आया है। जिसने इसको ख़रीदा है तो वो अपना प्रूफ देता है कि ये मैंने बुक किया है ना। तो कुछ मार्क वाला सिस्टम होता है जिससे हमें पता चल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हड़प्पा इंस्क्रिप्शन बहुत ही शॉर्ट है। कोई इंस्क्रिप्शन काफ़ी ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते, लेकिन ये है कि ये राइट टू लेफ़्ट लिखे जाते हैं। हम लोग हिंदी कैसे लिखते हैं, हम लोग हिंदी भी क्या कहते हैं, हम लोग हिंदी लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं ना, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं हम लोग हिंदी और इंग्लिश भी। लेकिन इसकी जो भाषा थी वो यहाँ से लिखी जाती थी, यहाँ से लिखी जाती थी, फिर यहाँ से लिखी जाती थी, फिर यहाँ से लिखी जाती थी। तो ये थोड़ा सा अंदाज़ा देखने वाली बात है कि लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती थी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने समझना है। अब दूसरी बात ये कि साइन कम से कम 300 से 350 से 400 होते थे। हड़प्पावासी के लोग, मेसोपोटामिया के लोग 5000 साइन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी भाषा पढ़ी जा चुकी है। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा आज तक नहीं पढ़ी गई है, तो बड़ी रहस्यमयी है। यहाँ पे नंबर्स में इतने सारे हो सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हैं। अब वेट की बात करें तो वेट ऑफ कोर्स प्रीशियस सिस्टम है वेट का। चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे ख़रीदना और बेचने के लिए आज हम इलेक्ट्रॉनिक वेट का इस्तेमाल करते हैं, पर पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में ये लोग कहीं ना कहीं क्यूबिक शेप के अंदर उन वेटों का इस्तेमाल करते थे और इन चीज़ों को अलग अलग स्टोन से बनाया जाता था। याद रखना, अलग अलग पत्थरों से बनाया जाता था। एनसीईआरटी ने लास्ट ईयर ये पूछा था कि आप बताइए कि जो क्या कहते हैं वेट था मेसोपोटामिया के अंदर वो कौन से पत्थर से बनाया जाता था। तो उस पत्थर का नाम चट था। याद रखना, चार्ट कहीं लिखा हुआ है कहीं कहीं, तो चट बोले या चार्ट बोले तो एक ही बात है। सामान को वेट करके तोलने के लिए, बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो मोहरों का वेट अलग अलग था, बहुत छोटे से छोटे सामान को वेट करने के लिए और बड़े से बड़े सामान को वेट करने के लिए भी इनके पास बाट देखने को मिलते थे। हायर डिनोमिनेटर फॉलोड द डेसिमल सिस्टम। याद रखना, जब बहुत ज़्यादा वेट होता था तो उस टाइम पीरियड पे डेसिमल सिस्टम का भी प्रयोग किया करते थे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने समझना है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात थी। आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होगी, हड़प्पा के बारे में आपको डीपली नॉलेज समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।